हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने रोकड़ बही के भुगतान पक्ष के विभिन्न मतों के प्रमाणन में माल के नकद क्रय, स्थायी संपत्तियों के नकद क्रय तथा विनियोगों के नकद क्रय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि इनका भुगतान करते समय, इनके भुगतान का प्रमाणन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। अब अपन डिस्कस करेंगे लेनदारों को भुगतान, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। लेनदारों को किए गए भुगतान का प्रमाणन इनसे प्राप्त रसीदों तथा रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों से करना चाहिए। इनसे प्राप्त बट्टे के संबंध में विस्तृत जांच करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर लेनदारों से उनके बहियों में खुले व्यापारी के खाते की नकल भी मंगवा लेनी चाहिए और उसका मिलान लेनदारों के खाते से करना चाहिए। ये भी जांच करके देखना चाहिए कि भुगतान उचित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या अधिकृत है या नहीं। इनसे प्राप्त माल तथा किए गए भुगतानों के संबंध में संस्था में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है देय बिलों का भुगतान, पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल। इनका प्रमाणन देय बिल बही, रोकड़ बही तथा लेनदारों से प्राप्त रसीदों के आधार पर किया जाता है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि यदि देय बिलों का भुगतान देय तिथि से पहले किया गया है तो उन पर प्राप्त होने वाली छूट का लेखा सही तरीके से किया है या नहीं। यदि देय बिलों का भुगतान चेक से किया गया है तो बैंक विवरण या पासबुक की भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है वेतन का भुगतान, पेमेंट ऑफ सैलरीज। इसका प्रमाणन वेतन रजिस्टर, रोकड़ बही तथा संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत फाइल जिसमें नियुक्ति पत्र, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाएं आदि से संबंधित पत्रावली विद्यमान रहती है, उनके साथ करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी द्वारा वेतन पर हस्ताक्षर किए गए हैं या नहीं। जिन कर्मचारियों का वेतन 5,000 रुपये से अधिक हो उनसे हस्ताक्षर रेवेन्यू स्टाम्प पर करवाए गए हैं या नहीं। यदि रजिस्टर में लिखे गए नामों में से किसी कारण कुछ कर्मचारियों को भुगतान न हो सका हो तो उनका देय वेतन बकाया वेतन की तरह लेखांकित है या नहीं, इसकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वेतन वृद्धियां समय पर दी गई हैं तथा अन्य प्रदान की गई सुविधाओं के लिए उचित आदेश निकाले गए हैं अथवा नहीं। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि भुगतान उचित अधिकारी द्वारा प्रमाणित है या नहीं, या अधिकृत है या नहीं। यदि वेतन में से आयकर, पीएफ या अन्य कटौतियां की गई है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वे सही थी तथा पीएफ एवं आयकर समय पर जमा करवा दिया गया है या नहीं। इसके बाद लेते हैं मजदूरी का भुगतान, पेमेंट ऑफ वेजेज। इसका प्रमाणन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करनी चाहिए कि यह संतोषप्रद है या नहीं। मजदूरी का प्रमाणन करते समय मजदूरी की गणना तथा योग की जांच करनी चाहिए। मजदूरी के भुगतान का प्रमाणन मजदूरी रजिस्टर, रोकड़ बही और मजदूरी खाते के आधार पर होना चाहिए। मजदूरी रजिस्टर या सूची बनाने वाले व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान करने वाले व्यक्ति से कोई भी संपर्क या संबंध नहीं होना चाहिए तथा मजदूरी सूची की जांच उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। स्थायी मजदूरों की मजदूरी की जांच करते समय उनके नियुक्ति पत्र, वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों आदि के आदेशों की उनके व्यक्तिगत फाइल देखकर जांच करनी चाहिए। समय या इकाई के आधार पर मजदूरी का भुगतान हो तो परीक्षण जांच से कुछ श्रमिकों के कार्ड इकट्ठे करके उनका मिलान संबंधित रजिस्टर से करना चाहिए। 5,000 रुपये से अधिक का यदि मजदूरी का भुगतान हो तो रेवेन्यू स्टाम्प पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। मजदूरी का गबन होने की संभावनाएं अधिक होती है, इसलिए अंकेक्षक को इसकी जांच सावधानी से करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि मजदूरी में से की गई पीएफ, ईएसआई, कर आदि की कटौतियों की राशि निर्धारित समय में जमा करवाई गई है या
नहीं। इसके बाद आता है ब्याज का भुगतान, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका प्रमाण करने के लिए प्राप्तकर्ता की रसीद, रोकड़ बही तथा ब्याज खाते की जांच करनी चाहिए। यदि ब्याज का भुगतान चेक से किया गया है तो बैंक विवरण से जांच करनी चाहिए। ब्याज की राशि की जांच करने के लिए संबंधित पक्षकार के साथ हुए समझौते की जांच करनी चाहिए, जिससे ब्याज की दर, ब्याज देय होने की तिथि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। यदि ब्याज का भुगतान बैंक या वित्तीय संस्था को किया गया है तो उसके प्रमाण पत्र के साथ साथ उसके साथ हुए समझौते की भी जांच करनी चाहिए। फिर आता है संचालकों की फीस का भुगतान, पेमेंट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स फीस। इसका प्रमाण करते समय अंकेक्षक को अंतर नियमों के प्रावधानों, संचालकों की कार्रवाई पुस्तक, संचालकों से प्राप्त प्रमाणक तथा रोकड़ बही की प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अंशधारियों की सभाओं के प्रस्ताव को भी देखना चाहिए। अंकेक्षक को इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसे भुगतान कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही है। इसके बाद है प्रबंध संचालकों के पारिश्रमिक का भुगतान, पेमेंट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। इसका प्रमाण करते समय अंकेक्षक को देखना चाहिए कि ये भुगतान कंपनी अधिनियम में दर्शाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए ही किए गए हैं, अर्थात आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार से अनुमति ले ली गई है, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है। यदि इस संबंध में कोई समझौता हुआ है तो उसकी भी जांच करनी चाहिए। लाभों पर आधारित पारिश्रमिक की दशा में लाभों तथा पारिश्रमिक की गणना नियमानुसार की गई है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। भुगतान की जांच रसीदों, रोकड़ बही तथा पारिश्रमिक खाते में की गई खतौनी से करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर साधारण सभा के सूक्ष्म भी देखने चाहिए, मिनट्स भी देखने चाहिए। इसके बाद आता है यात्रा व्यय का भुगतान, पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। इनका प्रमाण करते समय इनके लिए संस्था द्वारा बनाए गए नियमों का ध्यान रखना चाहिए। देखना चाहिए कोई भुगतान नियम के विरुद्ध तो नहीं हो गया है। इनका प्रमाणन संबंधित प्रमाणक, रोकड़ बही तथा संबंधित खाते से की गई खतौनी से करना चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए भुगतान उचित अधिकारी द्वारा अधिकृत है या नहीं, और यह भी पता लगाना चाहिए कि यात्रा व्यापार के हित में ही की गई है और संबंधित व्यक्ति उस श्रेणी की यात्रा के लिए सक्षम है या नहीं। इसके बाद लेते हैं किराए का भुगतान। किराए के भुगतान का प्रमाण करने के लिए संपत्ति के स्वामी के साथ हुए समझौते को देखना चाहिए कि किराएदारी की शर्तें क्या हैं, किराए में कितने समयांतर से कितनी राशि से वृद्धि होगी, किराए का भुगतान किस तिथि को होगा, और यदि कोई धरोहर राशि जमा करवाई गई है तो उसके पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज आदि के संबंध में क्या प्रावधान है। चुकाए गए किराए का प्रमाण प्राप्त रसीद, रोकड़ बही में प्रविष्टि तथा किराए खाते में की गई खतौनी से किया जाना चाहिए। यदि किराए का भुगतान चेक से किया गया है तो बैंक विवरण या पासबुक की जांच करनी चाहिए। किराए का भुगतान अग्रिम रूप से ही किया गया हो या करना बाकी हो तो उसका लेखांकन सही तरीके से किया जाना चाहिए, और यदि सही तरीके से नहीं किया गया है तो उसकी जांच करनी चाहिए। आयकर अधिनियम के अनुसार उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी हो तो ऐसा किया गया है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। इसके बाद है कमीशन का भुगतान। कमीशन के भुगतान की जांच करते समय एजेंटों या संबंधित पक्षकार के साथ हुए समझौते की शर्तों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। चुकाए गए कमीशन का प्रमाणन संबंधित पक्षकारों से प्राप्त विवरण, उनसे प्राप्त रसीद, रोकड़ बही में प्रविष्टि तथा कमीशन खाते में की गई खतौनी के द्वारा करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कमीशन की गणना प्रथम विधि की शर्तों के अनुसार की गई है या नहीं। यदि कमीशन का भुगतान चेक से किया गया है तो बैंक विवरण या पासबुक से जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत
भुगतान, पेमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम। इसके अंतर्गत भुगतान का प्रमाणन करने के लिए अंकेक्षक को किराया क्रेता और किराया विक्रेता के बीच हुए समझौते की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और इसके अंतर्गत भुगतान का प्रमाणन संबंधित रसीद, रोकड़ बही में प्रविष्टि तथा ब्याज व किराया क्रेता के खाते में हुई खतौनी से इसकी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि किस्त की राशि में शामिल ब्याज तथा मूलधन का बंटवारा सही तरीके से किया गया है या नहीं। यदि किराया विक्रेता द्वारा अपना माल पुनः अधिकार में लिया गया है तो अंकेक्षक को इस तथ्य की जांच करनी चाहिए कि पुनः अधिकार में लेने के बाद यदि कोई किस्त चुकाई गई है जो कि पुनः अधिकार में लेने तक ही देय हो गई थी तो वह वास्तव में चुकाई गई है या बहियों में लेखा करके उसका गबन कर लिया गया है। इसके बाद देखेंगे बोनस का भुगतान, पेमेंट ऑफ बोनस। मजदूरों और कर्मचारियों को चुकाए गए उत्पादन आधारित बोनस का प्रमाणन करते समय संबंधित अधिनियमों की जानकारी होना आवश्यक है। व्यापारी द्वारा अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक बोनस तो दिया जा सकता है परंतु कम नहीं दिया जा सकता। अंकेक्षक को इसकी जांच करनी चाहिए और विशेष रूप से उन कर्मचारियों तथा मजदूरों के बोनस की गणना करनी चाहिए जिन्होंने पूरे वर्ष कार्य न करके कुछ समय के लिए ही कार्य किया हो। इसके भुगतान की जांच संबंधित बोनस रजिस्टर, रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि तथा खाता बही में खुले बोनस खाते में की गई खतौनी से करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह भी जांच करनी चाहिए कि कहीं ऐसे व्यक्ति को तो बोनस भुगतान नहीं हो गया है जो संस्था में कार्यरत ही नहीं है। 5,000 रुपये से अधिक के बोनस के भुगतान पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर हस्ताक्षर करवाए गए हैं या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि बोनस का भुगतान उचित अधिकारी द्वारा अधिकृत है या नहीं। इसके बाद आता है दंड का भुगतान। यदि व्यापारी वायदे के अनुसार माल की पूर्ति क्रेता को न करे या वायदे के अनुसार विक्रेता से खरीदे जाने वाला माल न खरीदे तो उसे जुर्माने स्वरूप कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि संबंधित पक्षकार को इस व्यवहार से होने वाले लाभ की हानि होने के साथ साथ मानसिक तनाव भी भुगतना पड़ता है। इसका प्रमाणन करते समय अंकेक्षक ऐसे दंड के कारणों की जांच करने के साथ साथ उन पक्षकारों के साथ हुए समझौते, चुकाई गई राशि की रसीद, रोकड़ बही में प्रविष्टि आदि की जांच करेगा और देखेगा कि यदि यह व्यापार संचालन से संबंधित हानि है तो इसे आयगत हानि माना जाएगा और यदि चेक द्वारा भुगतान किया गया है तो बैंक विवरण से जांच की जाएगी और यह देखेगा कि भुगतान उच्च अधिकारी द्वारा अधिकृत है या नहीं। इसके बाद लेंगे फुटकर व्ययों का भुगतान, पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेज। ऐसे व्ययों के भुगतान के संबंध में छल कपट की संभावना अधिक रहती है, अतः अंकेक्षक को इसका प्रमाणन सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए अंकेक्षक को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करनी चाहिए। यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संतोषप्रद न हो तो उसमें सुधार का सुझाव देने के साथ साथ इन प्रमाणकों की गहनता से जांच करनी चाहिए। इसके अलावा उसे देखना चाहिए कि जो भी फुटकर खर्चे हैं वो संबंधित अधिकारी द्वारा अधिकृत है या नहीं। उसे फुटकर रोकड़ बही तथा प्रमाणकों के योग की भी जांच करनी चाहिए। यदि फुटकर रोकड़िए ने कुछ IOU के आधार पर राशि चुकाई है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के इन पर हस्ताक्षर हैं वो उन्हें प्रमाणित करने के लिए अधिकृत भी है या नहीं। इसके बाद आता है लाभांश का भुगतान, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसका प्रमाणन करने के लिए अंकेक्षक को देखना चाहिए कि लाभांश की घोषणा से पूर्व सभी वैधानिक नियमों का पालन कर लिया गया है। लाभांश का भुगतान लाभांश अधिपत्रों द्वारा बैंक के माध्यम से या चेक से या ECS से किया गया है, अतः इसका प्रमाण करते समय अंकेक्षक को सदस्यों का रजिस्टर, लाभांश अधिपत्र का प्रतिफल, बैंक विवरण से मिलान करना चाहिए। जिन लाभांश अधिपत्रों का भुगतान निर्धारित समय में नहीं हुआ उसे न चुकाए गए लाभांश खाते में हस्तांतरित किया गया है यानी इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है बैंक व्यय। बैंक द्वारा चालू खाते पर वसूल किए गए आकस्मिक व्यय, चेकबुक के व्यय, चेक अनादरण व्यय, ड्राफ्ट का कमीशन आदि शामिल किए जाते हैं। इनका प्रमाणन बैंक विवरण या पासबुक से करना चाहिए। रेल भाड़ा, चुंगी आदि, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्रा इत्यादि माल खरीदने पर लगने वाले भाड़े, चुंगी आदि का प्रमाण संबंधित प्रमाणकों तथा रोकड़ बही में लिखी गई राशि से करना चाहिए।
इसमें अंकेक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भुगतान माल क्रय के लिए ही किया गया है या माल के विक्रय के लिए। जिस प्रकृति का भुगतान है उसी अनुरूप लेखांकन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद है अनादृत प्राप्य विपत्र, बुनाए गए अनादृत प्राप्य विपत्रों का भुगतान। अनादृत प्राप्य विपत्रों में व्यापारी को केवल उन प्राप्य विपत्रों का भुगतान बैंक को करना होता है जो उनके बैंक से बुनाए गए हैं। इसमें अंकेक्षक को देखना चाहिए कि यदि इनकी नोटिंग व प्रोटेस्टिंग करवाई गई है तो वह राशि देनदार के खाते में नाम लिखी गई है या नहीं। अनादृत प्राप्य विपत्रों का प्रमाण बैंक विवरण, प्राप्य बिल बही तथा व्यापारी व देनदार के बीच हुए पत्र व्यवहार से करना चाहिए। फिर है डाक तार व्यय का भुगतान। अंकेक्षक को इनका प्रमाण बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत, चाहे वो कर्मचारी के हों या नियोक्ता के, ये व्यक्तिगत व्यय भी व्यापार के डाक तार व्यय में शामिल तो नहीं कर लिए गए हैं और रोकड़ का गबन तो नहीं हुआ है, इसकी जांच करनी चाहिए। परीक्षण जांच के तौर पर भेजी जाने वाली चिट्ठियों की प्रति संबंधित फाइल में देखनी चाहिए और यदि डाक रजिस्टर्ड या कोरियर से भेजी गई है तो उनकी रसीद जावक रजिस्टर में लगी होनी चाहिए। इसके बाद आता है प्रारंभिक व्यय का भुगतान। अंकेक्षक को इन व्ययों की जांच संबंधित प्रमाणकों, रोकड़ बही तथा संबंधित खातों में की गई खतौनी से करनी चाहिए। अंकेक्षक को इनकी जांच करते समय देखना चाहिए कि ये वे ही खर्चे प्रारंभिक व्यय में लिखे गए हैं जो इनमें लिखे जाने चाहिए। इसके बाद है बीमा प्रीमियम का भुगतान। इसका प्रमाणन बीमा कंपनी द्वारा निर्गमित की गई रसीद, रोकड़ बही, बीमा पॉलिसी तथा कवर नोट और संबंधित खाते में की गई खतौनी से करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि यदि इसका कुछ भाग आगे की अवधि के लिए चुकाया गया है तो उसका लेखांकन उसके अनुरूप प्रीपेड इत्यादि में हस्तांतरित करके किया गया है या नहीं। इसके बाद आता है विज्ञापन व्यय। इनका प्रमाण करते समय अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इन्हें इनकी प्रकृति के अनुसार लेखांकित किया गया है या नहीं। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए यदि विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, स्लाइड्स आदि के माध्यम से दिया गया है तो संबंधित समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि में उसे देखना चाहिए और अन्य माध्यमों की दशा में उसके साथ हुए समझौते एवं समय की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद आता है करों का भुगतान। इसमें व्यापारी द्वारा सरकार की तरफ से इकट्ठे किए गए बिक्री कर, सेवा कर, उत्पादन कर, उद्गम स्थान पर कर आदि और व्यापारी के लाभों पर देय होने वाले कर के भुगतान इत्यादि को समय पर चालान के माध्यम से जमा कराया गया है तथा रोकड़ बही में इसकी सही प्रविष्टि की गई है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए और संबंधित खातों में इसका लेखा कर दिया गया है नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। और अंत में आता है शोध और विकास व्ययों का भुगतान, पेमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। ऐसे व्ययों का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि ऐसे व्यय दैनिक विकास से संबंधित है या नए उत्पादों के निर्माण और विकास से संबंधित है। यदि दैनिक विकास के व्यय हैं तो आगमगत की तरह लेखांकित किए जाएंगे और नए उत्पाद के निर्माण और विकास से संबंधित है तो उनका लाभ आने वाले कई वर्षों तक मिलता है, इसलिए उन्हें स्थगित आयगत व्ययों की तरह लेखांकित किया जाता है। तो ऐसे व्यय कर दिए हैं और अनुसंधान तथा शोध सफल नहीं हुआ तो ऐसे समस्त व्ययों को एक ही वर्ष में लाभ हानि खाते में अपलिखित किया जाना चाहिए। इसलिए अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इनका पूंजीगत और आगमगत में सही तरीके से विभाजन किया गया है या नहीं। इसके बाद अपन लेंगे व्यापारिक व्यवहारों का अंकेक्षण। व्यापारिक व्यवहारों का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस।